11 अगस्त 1999। चीन के श्यामेन हार्बर की एक शांत दोपहर। एक आदमी हाथ में छोटा सा बैग लेकर लकड़ी के बने जेटी पर धीरे धीरे चलता हुआ स्पीड बोट की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में वो चीन छोड़ देगा और कुछ दिनों बाद कनाडा पहुंच जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा उसका भागना नहीं है। असली सवाल ये है कि भागने से सिर्फ 2 मिनट पहले उसके फ़ोन पर कॉल किसकी आई थी। ये कॉल पुलिस की नहीं थी। ये कॉल उस सरकारी टास्क फोर्स के अंदर बैठे एक अधिकारी की थी जिसे उसी आदमी को पकड़ने के लिए बनाया गया था। संदेश सिर्फ इतना था, उन्हें सब पता चल गया है, आज रात ही निकल जाओ। सोचिए, जिस सरकारी एजेंसी में 1200 अधिकारी सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए लगाए गए हों, उसी एजेंसी के अंदर का कोई व्यक्ति उसे भागने की चेतावनी दे रहा है। ये किसी एक अफसर की गद्दारी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की असली तस्वीर थी। क्योंकि जिस आदमी का नाम था लाई चांगशिंग, उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके पास उन लोगों के राज थे जो आज भी सरकार के सबसे ताकतवर पदों पर बैठे थे। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। लाई चांगशिंग का जन्म चीन के फुजियान प्रांत के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसकी पढ़ाई 5वीं कक्षा से आगे कभी नहीं बढ़ सकी। गांव में लोग उसे एक साधारण लड़का समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो बड़े बड़े अधिकारियों में भी नहीं थी, सिस्टम को पढ़ने की क्षमता। युवावस्था में वो साइकिल पर टायर के छोटे छोटे पार्ट्स बेचता था, रोज़ कई किलोमीटर का सफ़र करता। लेकिन बिजनेस शुरू होते ही स्थानीय अधिकारियों ने उससे रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। लाई ने साफ मना कर दिया। उसे लगा कानून उसका साथ देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब वो घर पर नहीं था, कुछ लोग उसके घर पहुंचे और उसकी बहन को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर उसके खिलाफ झूठा टैक्स केस दर्ज किया गया। लाई अदालत में केस जीत भी गया, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने दूसरे रास्तों से उसका कारोबार फिर भी बर्बाद कर दिया। यहीं उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उसे समझ आ गया कि इस व्यवस्था में कानून सबसे ताकतवर चीज़ नहीं है। असली ताकत रिश्तों, एहसानों और पैसों की है। अगर एक छोटा अधिकारी चाहे तो अदालत जीतने के बाद भी किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। उस दिन लाई ने सिस्टम से नफरत नहीं की, उसने सिस्टम को समझ लिया। उसने फैसला किया कि अगर पूरी व्यवस्था खरीदने बेचने पर चलती है तो वो इसका सबसे बड़ा खरीदार बनेगा। कुछ समय बाद वो हांगकांग चला गया। अगले 3 साल उसने कोई बड़ा कारोबार नहीं किया। उसने सिर्फ एक काम किया, लोगों का अध्ययन। कौन अधिकारी पैसे से बिकेगा, कौन परिवार के जरिए, किसकी कमजोरी क्या है और किसकी वफादारी की कीमत कितनी है। वो रिश्वत देना नहीं सीख रहा था, वो पूरे सिस्टम का नक्शा बना रहा था। 1990 का दशक चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव का समय था। विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। बंदरगाहों पर करोड़ों डॉलर का सामान आ जा रहा था। लेकिन नियमों से ज़्यादा ताकत उन लोगों के पास थी जो उन नियमों को लागू करते थे। यहीं से लाई ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने तेल, सिगरेट, लग्जरी कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी विदेशी चीज़ों की तस्करी शुरू की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाल तस्करी नहीं थी। उसने सरकारी अधिकारियों को अपने बिजनेस का हिस्सा बना दिया। कस्टम विभाग, पुलिस, पोर्ट अथॉरिटी, बैंक, व्यापार लाइसेंस देने वाले अधिकारी, हर विभाग में उसके अपने लोग थे। हर कंटेनर निकलने से पहले दर्जनों लोग अपना हिस्सा ले चुके होते थे। अब कोई भी अधिकारी उसका रास्ता रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका कारोबार रुकने का मतलब था उनकी कमाई बंद होना। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी युएनहुआ ग्रुप इतनी बड़ी हो गई कि हर 3 दिन में एक विशाल तेल का जहाज श्यामेन बंदरगाह पर पहुंचता था। लाखों टन तेल बिना टैक्स दिए चीन के अंदर पहुंच रहा था। हजारों लग्जरी कारें, करोड़ों सिगरेट और अरबों युआन का सामान सरकारी सिस्टम के सामने से गुजर रहा था और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि देखने वाले भी उसी खेल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन लाई सिर्फ पैसे देकर संतुष्ट नहीं था। उसे पता था कि पैसा इंसान को खरीद सकता है, लेकिन डर इंसान को हमेशा के लिए बांध देता है। और इसी सोच से पैदा हुआ उसका सबसे खतरनाक हथियार, रेड मैंशन। बाहर से देखने पर यह 7 मंजिला शानदार इमारत थी। आलीशान ऑफिस, महंगे रेस्टोरेंट, कराओके रूम, सोना, लग्जरी सूट और वीआईपी मेहमानों के लिए खास कमरे। लेकिन अंदर यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक जाल था। यहाँ चीन के बड़े अधिकारी मेहमान बनकर आते थे।
उनके लिए महंगी शराब होती, लग्जरी पार्टियां होती, उनकी पसंद के हिसाब से मनोरंजन का इंतज़ाम होता, उनके परिवारों की ज़रूरतें पूरी की जाती। किसी की बेटी विदेश पढ़ रही है तो उसकी फ़ीस लाई भर देता, किसी की पत्नी बिजनेस शुरू करना चाहती है तो पैसा लाई देता, किसी पर कर्ज है तो वो भी ख़त्म। धीरे धीरे रिश्वत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही, अब उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके परिवार, उनके निजी राज, सब कुछ लाई चांगशिंग के हाथ में था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब कोई अधिकारी सिर्फ लालच की वजह से उसका साथ नहीं दे रहा था, वे इसलिए उसका साथ दे रहे थे क्योंकि अगर लाई पकड़ा गया तो उनके अपने करियर, परिवार और ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती थी। यहीं से एक तस्कर सिर्फ तस्कर नहीं रहा, उसने चीन की सरकारी व्यवस्था के अंदर एक दूसरी अदृश्य सरकार खड़ी कर दी थी। और अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे गिरफ्तार करना सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं था, इसका मतलब था पूरे सिस्टम का सच दुनिया के सामने आ जाना। और शायद यही वजह थी कि 11 अगस्त 1999 को जब वो स्पीड बोट की तरफ चल रहा था, उसे रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, बल्कि उसे भागने का रास्ता खुद सिस्टम ने दिखाया। जब लाई चांगशिंग उस स्पीड बोट पर बैठकर चीन से निकला, तब ये सिर्फ एक फरार तस्कर की कहानी नहीं रह गई थी, अब ये चीन की सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी थी। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ऐसा आदमी देश छोड़कर भाग गया था जिसके पास सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सैकड़ों बड़े अधिकारियों के राज भी थे। अगर वो खुलकर बोल देता तो सिर्फ कुछ लोगों का करियर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख हिल सकती थी। चीन ने तुरंत उसके खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू की। लगभग 1200 अधिकारियों की एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई, सैकड़ों जगहों पर छापे पड़े, उसके बिजनेस से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ तस्करी का मामला नहीं था, ये चीन के इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क में बदल चुका था। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 300 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे चले, दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार हुए, कई पुलिस अधिकारी, कस्टम अफसर, बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जेल भेजे गए, कुछ लोगों को मौत की सज़ा तक सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, लाई चांगशिंग कहाँ है? वह इस बीच कनाडा पहुंच चुका था। वहां उसने राजनीतिक शरण की मांग की। उसका दावा था कि अगर उसे चीन वापस भेजा गया तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उसकी जान भी जा सकती है। यहीं से ये मामला चीन और कनाडा के बीच एक लंबी कूटनीतिक लड़ाई में बदल गया। चीन लगातार कहता रहा कि ये सिर्फ एक अपराधी है जिसे वापस भेजा जाना चाहिए, लेकिन कनाडा की अदालतें हर बार एक ही सवाल पूछती थीं, अगर हम इसे वापस भेज दें तो क्या इसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि चीन के सर्वोच्च नेताओं को खुद लिखित आश्वासन देना पड़ा कि लाई को फांसी नहीं दी जाएगी। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों में से एक अकेले फरार व्यक्ति को वापस लाने के लिए विदेशी अदालतों के सामने बार बार लिखित गारंटी दे रही थी। लेकिन इसी दौरान चीन के एक शीर्ष नेता का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अगर लाई चांगशिंग को 3 बार भी मौत की सज़ा दी जाए तब भी कम होगी। बस यही बयान कनाडा की अदालत में उसके वकीलों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने कहा, एक तरफ आपकी सरकार लिख रही है कि इसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी और दूसरी तरफ आपके सबसे बड़े नेता सार्वजनिक रूप से कुछ और कह रहे हैं। यही वजह थी कि मामला सालों तक लटका रहा। इस दौरान चीन ने उसे वापस लाने के लिए दूसरे रास्ते भी अपनाए। आरोप लगे कि कुछ एजेंट कनाडा पहुंचकर उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। कनाडा सरकार ने इसका विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चलती रही और लाई वर्षों तक कनाडा में ही रहा। आखिरकार लगभग 12 साल बाद 2011 में लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हुई। कनाडा ने चीन की लिखित गारंटी स्वीकार कर ली और लाई चांगशिंग को वापस चीन भेज दिया गया। जैसे ही वो बीजिंग पहुंचा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब सबको लग रहा था कि अदालत में चीन के सबसे बड़े राजनीतिक नाम सामने आएंगे। लोग सोच रहे थे कि वो उन सभी अधिकारियों के बारे में बताएगा जिन्हें उसने वर्षों तक खरीदा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2012 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। रिश्वत, तस्करी और दूसरे अपराधों में दोषी ठहराया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। लेकिन मुकदमे के दौरान कई ऐसे नाम
कभी सार्वजनिक रूप से सामने ही नहीं आए, जिनकी चर्चा वर्षों से होती रही थी। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सैकड़ों छोटे और मध्यम स्तर के अधिकारी जेल गए। कई लोगों का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर तक कभी वैसी कार्रवाई नहीं पहुंची जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने एक सीमा तय कर दी हो। इससे नीचे सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं। फिर भी इस पूरे मामले का असर चीन की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा। आने वाले वर्षों में चीन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान शुरू किए। सरकारी अधिकारियों की निगरानी बढ़ाई गई। कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई। माना जाता है कि लाई चांगशिंग केस ने सरकार को ये एहसास करा दिया था कि अगर भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में जड़ें जमा ले तो एक दिन वही सिस्टम अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद पैदा कर देता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लाई चांगशिंग कोई महान इंसान नहीं था। उसके कारोबार से देश को अरबों का नुकसान हुआ। उसके कारण सैकड़ों लोग बर्बाद हुए। कई लोगों को कठोर सजाएं मिली, लेकिन उसकी असली ताकत तस्करी नहीं थी। उसकी ताकत थी सिस्टम को सिस्टम से बेहतर समझना। उसने देखा कि जहां फैसले नियमों से नहीं बल्कि एहसानों से होते हैं, वहां हर रिश्ता एक निवेश बन सकता है। जहां हर अधिकारी किसी न किसी कमजोरी में फंसा हो, वहां सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा राज हो। शायद इसी वजह से आज भी चीन के फौजियान प्रांत में कुछ लोग किसी बहुत चालाक इंसान की तारीफ करते हुए एक ही बात कहते हैं, वो तो बिल्कुल लाई चांगशिंग जैसा है। एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ तस्करी नहीं की, बल्कि पूरी व्यवस्था की असली कीमत समझ ली और फिर पूरे सिस्टम को खरीदने की कोशिश कर डाली।